Hello students, welcome everyone. So we are going to continue with part 6 of cell chapter. In this part we are going to basically cover the mitochondria portion, plastids and vacuoles. So we are almost nearing to the end of this chapter because इससे पहले वाले parts में what we have done is we have covered the basic cell organelles like endoplasmic reticulum or for that matter Golgi apparatus, lysosomes, ribosomes. Okay. सो आज जो हम करने वाले आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा सेल ऑर्गेनली है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. एवरीबडी नोइंग बिकॉज जब से हम लोगों ने सेल चैप्टर शुरू किया है फॉर दैट मैटर इन 6th, 7th और 8th क्लास विच एवर वे, हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में काफ़ी सुना हुआ है. माइटोकॉन्ड्रिया यू नो दैट इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल. Now there are certain reasons behind this because you know it that it is the site for energy production, है ना. तो हमें काफ़ी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता है. आज थोड़ा सा एक्सटेंसिव इसके बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है, सो दे आर बेसिकली द रॉड शेप्ड बॉडीज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी साइटोप्लाज्म या साइटोसोल जिसको आप बोल सकते हो. एंड समटाइम्स दे आर स्फेरिकल इन ऑल्सो शेप एंड सिलेंड्रिकल इन शेप एज वेल. ओके, सो कभी रॉड शेप्ड होते हैं, कभी स्फेरिकल होते हैं, कभी सिलेंड्रिकल होते हैं. द बेस्ट पार्ट इज़ दैट माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज़ हैविंग अ डबल लेयर मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन है, एक तरह से आप मान सकते हो एक अच्छा खासा इंसुलेशन मिल रखा है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. सो मे बी शायद सम एक्स्ट्रा इंसुलेशन इसलिए दे रखा है ताकि एनर्जी प्रोडक्शन डिसिपेट ना हो, अच्छे से हो जाए. ओके, अब जरा अगर मैं मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करूँ, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा आपका पोरस है. दैट मीन्स सम ऑफ दी अदर पार्टिकल्स कैन कम इन एंड गो आउट, राइट. व्हेन इट कम्स टू इनर मेम्ब्रेन में दो फोल्ड्स हैं जिसको क्रिस्टे बोलते हैं. तो समटाइम्स वन मार्कर में दे कॉल इट एज नेम द आउटर मेम्ब्रेन्स एंड द इनर मेम्ब्रेन. सो इनर मेम्ब्रेन्स दे आर हैविंग क्रिस्टे, दैट मीन्स दे आर हैविंग टू फोल्ड्स एट अ टाइम. ओके, अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो मैंने आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्लियरली मेंशन कर रखा है. दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया. इसका छोटा वर्जन है यहाँ पर. ये जो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है जिसमें ये न्यूक्लियस है आपका, ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो ये जो सेल ऑर्गेनली है दिस इज़ नथिंग बट माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, हालांकि आपको जब बनाओगे तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, रैंडम एक सिलेंड्रिकल शेप बना के अंदर एक कर्वी लाइन. दैट बिकम्स योर माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द डायग्राम. जब हम आगे डायग्राम सीखेंगे तो इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगा. माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि वो एनर्जी प्रोडक्शन करता है इसलिए वो अपना खुद का डीएनए और प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करता है. सो देर आर सर्टेन ऑर्गेनलीज इन आर सेल, सर्टेनली इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो कि अपना खुद का डीएनए और प्रोटीन्स बना सकता है. उन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है. जैसे बाकी सारे सेल ऑर्गेनलीज को प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है, राइबोसोम से मिलता है ना. बट माइटोकॉन्ड्रिया अपना ओन सिंथेसाइज करता है, अपना खुद का सिंथेसाइज करता है, राइट. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. अगर हम बेसिक फंक्शंस के बारे में जानें माइटोकॉन्ड्रिया का, यू नो दैट इट इज़ अ साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता क्या है, सिंपल सा लॉजिक में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता क्या है. जब आपका फूड जो कि सेल में पहुँच चुका है, कौन सा फूड, डाइजेस्टेड फूड है ना, खाना खाने के बाद जो डाइजेशन होने के बाद जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स है लाइक योर प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन, ग्लूकोज एंड द कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर द फूड पार्टिकल्स. सो वो जब फूड सेल में पहुंचता है साथ में ऑक्सीजन के साथ वो क्या हो जाता है, एक तरीके से मानो बर्न हो जाता है, बर्न या फिर ऑक्सीडेशन होता है, राइट. तो जैसे ही हम सांस लेते हैं वो एयर जो है जब आपने इनहेल किया वो ऑक्सीजन सेल में पड़ा हुआ फूड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है. पानी तो चलो बॉडी रीयूटिलाइज कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, एक्सेल कर देते हैं हम लोग. एंड जो एनर्जी है, एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. हमारे बॉडी का जो एनर्जी कंटेंट है वो किस फॉर्म में है, एटीपी फॉर्म में है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. याद रखेंगे इसको. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ एटीपी. एंड एटीपी को अलग अलग नाम दिया गया है. समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर फ्यूल, समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी और एनर्जी कैरियर. बिकॉज ऑफ क्वाइट ऑफ दिस मैटर हम बॉडी में जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारा बॉडी में जो भी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहा है, अगर हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बोल रहे, कुछ भी कर रहे हैं, वट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एटीपी. बिकॉज एटीपी हमारे बॉडी में बनी है और वो यूज्ड अप होता रहता है एंड बार बार बनता भी रहता है, बार बार यूज्ड अप होता रहता है. ध्यान क्या देना है,
ये जो ऊपर वाला जो रिएक्शन है मैंने लिखा है ना, एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन, सो वेन एवर यू आर इनहेलिंग, that means this reaction is going on in your what we say cell. That is why it is known as cellular respiration. Respiration का मतलब क्या है? Respiration का मतलब है production of energy from digested food, जिसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे 10th क्लास में. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ पर हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, क्योंकि एटीपी बन रहे हैं वहाँ पे, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. आगे दो तीन और डिटेलिंग देखते हैं. ये जो एनर्जी है जो कि जो एटीपी द्वारा जो बनी हुई है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. यू नो दैट हमारे सेल के अंदर जितने भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? इट इज़ एटीपी. एंड फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस कंपाउंड्स, जो भी केमिकल कंपाउंड्स उसको बनाने के लिए भी एटीपी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. दूसरी बात, दीज माइटोकॉन्ड्रिया दे आर एब्सेंट इन आरबीसी एंड बैक्टीरिया. आरबीसी आपने देखा होगा कि आरबीसी में काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, राइट, एज वेल एज इन बैक्टीरिया एज वेल, राइट. Okay, moving on. Since mitochondria is the site for energy production, that is why it is called as the powerhouse of the cell. अभी तक आपको ये clarity तो मिल ही गया होगा, क्योंकि वहाँ पे what we say energy is produced in the form of ATP. So that is why it is called as the powerhouse of the cell. And important बात ये है कि mitochondria is also a semi-autonomous organelle. Semi-autonomous organelle, why? Because they can produce their own proteins as well as DNA. So these are the important points when it comes to mitochondria. ATP, cellular respiration, adenosine triphosphate, and they are having a double membrane. They have their own proteins and DNA. These are the things which you need to catch up in mitochondria. Okay. Now moving on to the next organelle, that is your plastids. Now plastids are exclusively, you can only get in plant cells. They are absent in animal cells. And again plastids, they have their own DNA and ribosome. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का DNA प्रोडक्शन और प्रोटीन प्रोडक्शन है. सिमिलरली प्लास्टिड्स का भी है. और ये खास कर क्या है? दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग. वेन एवर आई से सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दैट मीन्स दे हैव द पावर टू डिवाइड देयर ऑर्गेनेलीज. ये एक्चुअली आप हायर क्लासेस में सीखोगे कि समटाइम्स दीज सेल्स for reconstruction and remanagement, what they do is they replicate themselves during cell division. तो plastids, they have the ability to do so. अब हमें जो मेनली करना है, there are basically 3 types of plastids: chromoplast, chloroplast and leucoplast. Chromoplast होता है आपका colored part of the plant. जितने भी plant में आपको कोई भी colors दिखता है other than green, तो जो भी colored portion है plant का, that's because of presence of chromoplast. ऑन दी अदर हैंड क्लोरोप्लास्ट स्पेसिफिकली कौन सा पिगमेंट है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है. जहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर दिख रहा है प्लांट में, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट. एंड प्लांट के अंदर समटाइम्स दे आर हैविंग द कलरलेस पोर्शन. दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक कलर्स, सो दे आर नोन एज कलरलेस पार्ट ऑफ द plant. That's a leucoplast thing, right? Ab one by one we will catch up with chloro, leuco and chromoplast. ल्यूकोप्लास्ट का लॉजिक क्या है? दे टेक पार्ट इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड दे बेसिकली दे आर कलरलेस इन नेचर, जैसे मैंने आपको बताया. दे कैन चेंज देयर टाइप. मतलब क्या होता है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? समटाइम्स दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट देम इनटू क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट व्हेन नीड अराइजेस. इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्लांट एंड समटाइम्स सम ऑफ द मैकेनिज्म आर लाइक दैट they are required to convert their type. So such kind of ability is there in the leucoplast thing. Okay, so when it comes to chromoplast, as I said, they are irregular shape. Okay, they do not change their type. chromoplast के पास ये वाला ability नहीं होता है कि वो अपने type को change करें. And at the same time they also provide color to the organs to attract pollinators. तो pollination आपको पता होगा ना, when insects and the bees, they are getting attracted towards these colors so that they can take the nectar, and during this transfer and during this process what they do is they transfer pollen grains from one plant to another plant. So pollination के लिए एक बहुत important factor है plant का color. वो color plant का कौन provide करता है? chromoplast. So that is why they attract the pollinators. Okay, then you see the chloroplast. Chloroplast is very important because these are the green pigments present in the plants. Okay,
and these green pigments are known as chlorophyll, because chlorophyll is the site for which we say photosynthesis, the production of food by the plant. सो प्लास्टिड्स के 3 पोर्शंस हैं, आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे. ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस पोर्शन, क्रोमोप्लास्ट मतलब विच यू हैव दी colored region, and whereas chloroplast is the green region, right? Now when we go for chloroplast specifically, सबसे पहले तो chloroplast पे ध्यान क्या रखना है, it is the green pigment. Okay, it is involved in photosynthesis. Photosynthesis is a process in which green plants make their own food using chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water, and they produce food in the form of starch and glucose, and with the production of oxygen at the same time. Okay, क्लोरोप्लास्ट में क्योंकि खाना बन रहा होता है इसलिए दे आर नोन एज किचन ऑफ द सेल. क्वाइट नेचुरल, क्वाइट सिंपल. क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, अगेन क्योंकि अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खाना बन रहा होता है, सो इंसुलेशन उन्होंने अच्छा दे रखा है नेचर ने. सो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है. ओके, देन इफ यू सी द डायग्राम में देखेंगे आप, ये स्ट्रक्चर है आपका पूरा क्लोरोप्लास्ट का. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर क्लोरोप्लास्ट. You can see that there are certain stack like structures जिसको बोलते हैं ग्राना और ग्रानम, और ये जो मैट्रिक्स है जहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट है, यानी कि जो लिक्विड मैट्रिक्स है, जैसे सेल के लिए साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स है, सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट के लिए जो मैट्रिक्स है वो आपका कौन है, स्ट्रोमा. ओके, अब आप देखोगे तो इसके अंदर आपको डीएनए भी दिखेगा, राइबोसोम्स भी दिखेगा, एंड एट द सेम टाइम फूड पार्टिकल्स यानी कि स्टार्च भी दिखेगा, राइट? सो दीज आर दी व्हाट वी से द फूड पार्टिकल्स ऑफ द स्टार्च. सो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक डायग्राम फॉर क्लोरोप्लास्ट. लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ ग्रेना. ओके, ना अभी आपको मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया है ग्रानम और ग्रेना. व्हाट इज दैट? सो इट्स ए मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक मतलब जो एक के ऊपर एक हमने अरेंज करके रखा हुआ है, and they contain chlorophyll. Granum is the region which basically contain the chlorophyll, and it is the functional unit of chloroplast. अगर पूरे chloroplast में actually काम हो रहा है वो तो कहाँ पर हो रहा है, वो एक्चुअली में हो रहा है ग्राना में, बिकॉज ग्राना कंसिस्ट ऑफ अ थिंग कॉल्ड क्लोरोफिल, एंड दैट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस. समझ में है आपको? तो अगेन क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन पिगमेंट होता है उसके अंदर, इट इज़ इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल, बिकॉज खाना बन रहा होता है, and it is bounded by 2 membranes. And if you see chloroplast, they are having granum or grana, stroma. Okay, these are the 2 main structures. उसके अलावा राइबोसोम्स, डीएनए, स्टार्च, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा आपको. ग्रानम जो है दे आर बेसिकली स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड इट इज़ द बेसिक एंड द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यही है जो खाना बनाने में हेल्प कर रहा है, राइट? देन इसके बाद आप देखते हो स्ट्रोमा में मैंने आपको बताया इट्स अ होमोजेनियस मैट्रिक्स मतलब जो लिक्विड और जेल टाइप पार्टिकल है. ओके, जैसे साइटोप्लाज्म है वैसे ही स्ट्रोमा है. अब इट कंटेन्स स्टार्च, डीएनए, फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स एंड राइबोसोम, जो भी एक क्लोरोप्लास्ट के लिए नेसेसरी रिक्वायर्ड मटेरियल्स है या फिर फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स है, वो सब आपको स्ट्रोमा में मिलेगा. अलग बात यह है कि जो ग्रानम और स्ट्रोमा है, granum is the site for light reaction, whereas stroma is the site for dark reaction. Light reaction मतलब होता है in the presence of light, simple as that. तो नाम से ही समझ में आ रहा है. okay, presence of light. okay, right. On the other hand, dark reaction क्या हो रहा है? dark reaction होता है in the absence of light. got it? the presence of light and in the absence of light. अब ये पूछोगे सर लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस कैसे हो पाएगा? डेफिनेटली हो सकता है. डार्क रिएक्शन रिक्वायर्स विच मटेरियल? एटीपी मटेरियल. एटीपी के यूटिलाइजेशन से डार्क रिएक्शन पॉसिबल है. तो दोनों टाइप के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, लाइट रिएक्शन एज वेल एज डार्क रिएक्शन. तो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शन होता है ग्रानम में. गॉट इट? नाउ यहाँ पे मैंने जो फंक्शन बता रखा है वो ओवरऑल प्लास्टिड्स के लिए बता रखा है. सो इट ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये किसकी बात हो रही है? क्लोरोप्लास्ट. इट इम्पार्ट कलर फॉर पॉलिनेशन, ये किसकी बात हो रही है? क्रोमोप्लास्ट. एंड इट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये किसकी बात हो रही है? ल्यूकोप्लास्ट. सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द सेक्शन फॉर प्लास्टिड्स. अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन. अभी हमने 2 पार्ट कवर कर दिया है, वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर वन इज plastids, which contains chloroplast, chromoplast and leucoplast. Now we are moving on to the last organelle for this part, then that one is vacuoles.
So vacuoles, in simple sense, what are vacuoles? So vacuoles are basically fluid filled membrane bounded spaces. So it's a space. So space से समझ में आएगा, ये basically क्या काम करेगा, स्टोरेज का काम करेगा एक सेल के अंदर. अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में इसका कॉम्पोजिशन अलग अलग है. जब आप एनिमल सेल देखते हो तो एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा है और टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, राइट. क्योंकि इनका काम है क्या करना, दे स्टोर वाटर, दे स्टोर ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन्स, दिस आर दी मटेरियल विच आर नेसेसरी फॉर सेल. ओके, तो ये स्टोरेज का काम किया. एट द सेम टाइम दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे उतना कोई हैवी कोर काम हो नहीं रहा है. ओके, और ये सेल के अंदर का वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है. तो वैक्यूल्स एनिमल में ये सब काम करता है. लेकिन जब आप प्लांट सेल में आते हो तो वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट. ओके, अब ये मान के चलो 90% ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाय अ वैक्यूल. ओके, एंड ड्यू टू इट्स द सेंट्रल पोजीशन, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं दे आर पुश्ड टुवर्ड्स द वॉल, टुवर्ड्स मतलब नियर द बाउंड्री ऑफ अ सेल. मतलब इतना आधे से ज़्यादा, मतलब आप 90% तो जगह मानो किसने घेर रखा है, वैक्यूल ने घेर रखा है. तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस को थोड़ा धक्के लगा के साइड में पुश कर देता है, यानी कि बाउंड्री की तरफ पुश कर देता है. एंड इफ़ यू सी द डायग्राम फॉर एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, इन एनिमल सेल यू सी द प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस नियर टू द सेंटर, बट in plant cell you see the placement of nucleus near to the boundary because of the huge structure of vacuole. Okay, so that is the two things which you need to focus on in vacuole. Then if I move on to the note, now this one is a good note. In plant cell, vacuole is filled with cell sap. Now then what is cell sap? Plant cell में जो vacuole है उसके अंदर cell sap होता है. Cell sap मतलब क्या होता है, it is a watery solution which is rich in sugar, amino acids, protein, minerals and metabolic waste. तो गुड पॉइंट्स यानी कि अच्छी चीज़ें भी हैं सेल सैप के अंदर, और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी है, जैसे शुगर्स दे आर इंपॉर्टेंट, अमीनो एसिड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल, प्रोटीन्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल, मिनरल्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल, बट या दे ऑल्सो प्रोड्यूस सम मेटाबॉलिक वेस्ट, इट इज ऑल्सो देयर इन दी सेल सैप. Okay, and later on this metabolic waste get what we say detoxified or gets removed from the cell sap or the plant. ठीक है, चलिए तो फाइनल फंक्शंस पे आते हैं. इसका फंक्शन में आपने देखा होगा, इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने अभी आपको बताया वो वाटर बैलेंस चेक करता है. तो सेल के अंदर ये जो ऑस्मोसिस होने का जो एक प्रेशर, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं. तो वो कौन मेंटेन करता है, वैक्यूल्स मेंटेन करता है बाय मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस. देन इट स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स. अभी आपने ऊपर देखा कि सेल सैप के अंदर एंड प्रोडक्ट्स वो टॉक्सिक होता है, तो उसको वो स्टोर करके रखता है, जो लेटर ऑन डिस्कार्ड भी कर सकता है उसे वो. देन इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. टर्जिड मतलब होता है स्वॉलन टाइप, प्लांट कब स्वेल होगा, प्लांट कब इनफ्लेक्सिबल होगा, ये सब कौन संभालता है, वैक्यूल संभालता है. रिजिडिटी मतलब इनफ्लेक्सिबिलिटी. समटाइम्स द cells are like a little bit of rigid because of the shrinkage of certain material, है ना. तो वो सब कौन मेंटेन करता है, वैक्यूल मेंटेन करता है. तो आज आपने जो सीखा वो 3 इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली सीखा. माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि एटीपी बनाता है, डबल मेम्ब्रेन है. देन यू हैव स्टडीड अबाउट क्लोरोप्लास्ट, अगेन इनका खुद का राइबोसोम और डीएनए है लाइक दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और वो 3 पार्ट्स में अवेलेबल है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. Chloroplast is green color, leucoplast is colorless, whereas chromoplast is colored membranes. Then you have studied about vacuoles in animals and vacuoles in plants. तो इसको अच्छे से स्टडी करें. यू हैव एनी डाउट एंड एनी स्पेसिफिकलिटी you haven't understood, just let me know. You can call me up any time, right? Just go through it, notes अच्छे से बनाइएगा. Okay, so in the next part we will be covering it up. We will be concluding with the chapter, the final part for cell chapter. Okay, so till then, thank you so much everyone, take care.